कैलाश और सुरेश दोनों दोस्त बैलगाड़ी पर बैठकर पास के बड़े शहर से अपने गांव रघुनाथपुर लौट रहे थे। दोनों ने शहर में कुछ सामान बेचकर अच्छी कमाई की थी। शाम का समय था और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। बैलगाड़ी धीरे धीरे अपनी मस्त चाल में चल रही थी, जैसे उन्हें दुनिया की कोई जल्दी ना हो। यार सुरेश, ये बैल तो आज बड़े आलसी लग रहे हैं। देख, इनकी चाल जैसे कोई राजा महाराजा की सवारी। इस रफ्तार से तो आधी रात हो जाएगी घर पहुंचते पहुंचते। हाँ यार, मैंने भी यही सोचा था। और देखो, ऊपर आसमान में बादल भी कैसे घिर रहे हैं, एकदम से काले हो गए हैं। लगता है जोरदार बारिश होने वाली है। अगर बारिश आ गई और हम बीच रास्ते में फंस गए तो फिर सारी रात यही बितानी पड़ेगी। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के टहनियां जोर जोर से हिलने लगे और धूल उड़ने लगी। बैले भी बेचैन हो गए और रुक रुक कर चलने लगे। अरे यार, लगता है किस्मत भी हमारे खिलाफ हो गई। हवा भी तेज चल रही है और बैल भी अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कुछ आने वाली मुसीबत को भांप रहे हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है, जैसे मानो आसमान भी कोई इशारा कर रहा हो। फिर दोनों ने अपने सिर पर कपड़ा डाला और इधर उधर देखने लगे कि कहीं ठहरने के लिए मिल जाए। अरे देख, कैलाश, उधर दूर में कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई गांव या ढाबा हो। चलो उधर ही चलते हैं, कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी। वे बैलगाड़ी को उस रोशनी की दिशा में ले जाने लगे। रास्ता कच्चा था और बारिश की वजह से कीचड़ भी हो गया था। बैलगाड़ी भी उस रास्ते पर मुश्किल से चल पा रही थी। अरे यार सुरेश, यह रास्ता तो बड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कई वर्षों से इस रास्ते पर कोई आना जाना ही नहीं करता। घास फूस और झाड़ियां इतनी बड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन अब तो जाना ही पड़ेगा। वापस भी तो नहीं जा सकते। बारिश भी तेजी से गिरने लगी है। कुछ ही देर बाद वे एक छोटे से गांव के सामने आ पहुंचे। गांव छोटा था लेकिन साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। कुछ घरों से मध्यम रोशनी आ रही थी और धुआं निकल रहा था। गांव में घुसते ही उन्हें को एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के सामने बरामदे में बैठा था। उसके पास एक लाल टेन जल रही थी। नमस्ते चाचा जी, हम बारिश से बचने के लिए यहाँ आए हैं। रास्ता भटक गए हैं और अब रात भी हो गई है। क्या यहाँ कहीं रुकने की जगह मिल सकती है? चाचा जी ने उन्हें देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उनकी मुस्कान में अजीब सी गर्मजोशी थी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अतिथि देवो भवे। चलो मेरे घर चलो। तुम्हारे बैलों के लिए भी पीछे गौशाला में जगह है, वे भी आराम से रह सकेंगे। चाचा जी उठे और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाने लगे। घर बहुत पुराना था लेकिन मजबूत और साफ सुथरा। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खपरे की। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे जो पूरे घर में एक रहस्यमय माहौल बना रहे थे। चाचा जी, यहाँ बिजली नहीं है क्या? बेटा, हमारे गांव में अभी भी पुराने जमाने की व्यवस्था है। यहाँ बिजली कभी नहीं आई। हम अभी भी दिए, मिट्टी का तेल और लकड़ी से अपना काम चलाते हैं, जैसे हमारे पूर्वज चलाते थे। नई चीजों की हमें जरूरत नहीं। चाचा की बात सुनकर दोनों दोस्त थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। आजकल हर गांव में बिजली पहुंच गई थी, लेकिन यह गांव अभी भी अपने पुराने तरीकों से जी रहा था। घर के अंदर का माहौल भी अजीब था। फर्नीचर बहुत पुराना था, जैसे कई वर्ष पुराना हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी काफी पुरानी लग रही थी। तभी चाचा की पत्नी अंदर से आई। वे भी काफी बुजुर्ग थीं और पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। अरे मेहमान आए हैं, बहुत अच्छा हुआ। बहुत दिनों बाद कोई इस तरफ आया है। मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। अरे नहीं चाची, आप चिंता मत लो। हमें भूख नहीं लगी है। थोड़ी जगह मिल जाए रुकने के लिए। नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है। मेहमान को भूखा कैसे रख सकते हैं। तुम बैठो, मैं जल्दी। बैठकर बातें करने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। सच में आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आपकी दया हमें हिम्मत दे रही है। चाचा जी, इस गांव का नाम क्या है? हमने पहले कभी इस रास्ते से इस गांव को नहीं देखा था। चाचा जी ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। यह गांव बहुत पुराना है बेटा। यहाँ हमारे पुरखों की कई पीढ़ियां रही हैं। नाम तो हमने कभी सोचा ही नहीं। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। रास्ता अभी थोड़ा छुपा हुआ है। हाँ, हमने भी देखा। रास्ता काफी वीरान और सुनसान था। लगता है कि यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं होता है। सही कहा तुमने। हम यहाँ शांति से अपनी जिंदगी जीते हैं। बाहर की दुनिया की हलचल से दूर। बस कभी कभार तुम जैसे मुसाफिर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद चाची खाना लेकर आई। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसमें कुछ अजीब स्वाद था, जैसे कोई पुराना मसाला हो या फिर कुछ ऐसी चीज जो आजकल इस्तेमाल नहीं होती। चाची, यह खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ अलग सा स्वाद। हाँ बेटा, हम पुराने तरीकों से खाना बनाते हैं। जंगली जड़ी बूटियों और पुराने मसालों का इस्तेमाल करते हैं। यह शरीर के लिए लाभदायक होता है। खाना खाने के बाद रात गहरी होने लगी। चाचा जी ने उन्हें एक कमरा दे दिया जो घर के पीछे की तरफ था। चाचा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस दयालुता को हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे बेटा, ये तो हमारा धर्म था। रात आराम करो, सुबह तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। कमरे में आकर दोनों दोस्त बिस्तर पर लेट गए। कमरा छोटा था लेकिन साफ सुथरा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे धूप अगरबत्ती की हो। सुरेश, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ये लोग कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हैं। उनके रहने का तरीका, बोलने का अंदाज, सब कुछ जैसे किसी पुराने जमाने का हो। हाँ यार, मैंने भी ध्यान दिया, लेकिन तू बहुत सोचता है। हो सकता है यह कोई पिछड़ा इलाका हो जहाँ अभी भी लोग पुराने तरीकों से रहते हो। गरीब लोग हैं, इसलिए पुराने तरीकों से जीवन बिताते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। खैर, एक रात की बात है, सुबह निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बजे सुरेश को तेज प्यास लगी। पानी का जग खत्म हो गया था। वह पानी पीने के लिए धीरे धीरे बाहर निकला ताकि किसी को परेशानी ना हो। बाहर आंगन में पूर्णमासी की चांदनी रात फैली हुई थी। चारों तरफ एक अजीब सी सन्नाटा था।
आंगन में एक पुराना कुआं था जिसके चारों तरफ पत्थर लगे थे। जब सुरेश कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांक कर पानी निकालने की कोशिश की तो उसे अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। पानी पानी, हमें प्यास लगी है। सुरेश की सांसें थम गई। उसने फिर से ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार और साफ। कोई है, ऊपर कोई है, हमें यहाँ से निकालो। सुरेश का शरीर डर से कांपने लगा। उसने तुरंत कुएं में झांका, लेकिन अंधेरी रात की रोशनी में सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने धीरे से आवाज लगाया, क्या हुआ बेटा, प्यास लगी थी क्या? सुरेश ने डरते हुए मुड़कर देखा। चाचा जी वहां खड़े थे, लेकिन चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा बिल्कुल सफेद दिख रहा था। आंखें अजीब तरीके से चमक रही था। जी जी हाँ चाचा जी, प्यास लगी थी तो पानी लेने आया था। अच्छा किया बेटा, यहाँ का पानी बहुत मीठा और ठंडा है, बहुत लाभकारी है। जो एक बार यहाँ का पानी पी लेता है वो इसे भूल नहीं पाता और हमेशा के लिए यही रह जाता है। चाचा जी की आंखों में एक अजीब चमक थी। यही रह जाता है, मतलब मैं कुछ समझ नहीं। मतलब ये है कि इस पानी का स्वाद इतना अच्छा है कि लोग दूसरी जगह का पानी पीना ही भूल जाते हैं, फिर वे यहीं बस जाते हैं। चाचा जी की बात सुनकर सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे चाचा जी कुछ और ही कह रहे हो। चाचा जी मैं अब सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी निकलना है। हाँ बेटा, जरूर सो जाओ, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुरेश तुरंत कमरे में वापस भागा और कैलाश को उठाने लगा। कैलाश कैलाश उठ, जल्दी उठ। क्या हुआ यार, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? यार यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे क्या बात है, इतनी रात को कहाँ जाएंगे? सुरेश ने जो कुछ देखा और सुना था वह सब विस्तार से बताया। कुएं से आती आवाजें, चाचा जी का अजीब व्यवहार और उनकी डरावनी बातें। कैलाश को भी अब डर लगने लगा। सच में यार, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे यार मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं खुद बहुत डर गया हूँ। चल चुपचाप बैलगाड़ी तैयार करते हैं, यहाँ से निकलना होगा। लेकिन यार अगर हमने गलत सोचा हो तो यह तो बहुत बुरी बात होगी, इन निर्दोष लोगों पर शक करना। नहीं यार, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और फिर सावधान रहने में क्या हर्ज है। वे धीरे धीरे अपना सामान पैक करने लगे, फिर चुपचाप बाहर निकले। बैल पीछे की तरफ गौशाला में बंधे हुए थे। जैसे ही वे बैलों को खोलकर गाड़ी तैयार कर रहे थे, चाचा जी अचानक वहां आ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो रात है, अंधेरे में जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है, सुबह होते ही चले जाना। चाचा जी हम सुबह चले जाते, लेकिन क्या है ना कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया है, घर पहुंचना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, अब तुम दोनों यहीं रहोगे जैसे हम सब रहते हैं, यहाँ से जाने की हिम्मत भी मत करना। चाचा जी की आंखों में अजीब सी गुस्साहट थी। तभी गांव के और लोग भी वहां आ गए। अजीब बात यह थी कि इतनी रात को वे सब कैसे जाग रहे थे। सबके चेहरे चांदनी रात में अजीब लग रहे थे। आंखें एकदम लाल थी और कपड़े फटे पुराने पहने हुए थे। एक औरत ने कहा, हाँ, तुम लोग हमारे मेहमान हो, अब हमेशा यहीं रहना होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम्हें यहाँ अकेलापन नहीं लगेगा, हम सब मिलकर रहेंगे। कैलाश और सुरेश की डर से पैर कांपने लगे। वे समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। हमें जाने दो, हमने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? अरे बेटा डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो और अब हमारे परिवार के सदस्य भी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर तुरंत बैलगाड़ी पर कूद गए। भागो जल्दी। उन्होंने बैलों को तेज भगाया। डर के मारे बैल भी तेजी से दौड़ने लगे। पीछे से आवाजें आ रही थी। रुको, कहाँ जा रहे हो? पकड़ो पकड़ो उनको। जब सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। वे लोग उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे दौड़ नहीं पा रहे थे। वे हवा में उड़ रहे थे। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। ये लोग कौन है, ये क्या हो रहा है? पता नहीं यार, बस भागते रहे, जितनी तेज हो सके उतनी तेज। बैल भी जैसे खतरे को भांप गए थे। वे बिना रुके तेजी से दौड़ रहे थे। पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं। वापस आ जाओ, तुम हमारे हो, यही तुम्हारा घर है। वे पूरी रात भागते रहे। सुबह होने तक वे काफी दूर निकल आए थे। सूरज निकलने पर उन्हें एक असली गांव दिखाई दिया, जहां लोगों का हलचल दिखाई पड़ा और अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। वे वहीं एक दुकान के सामने रुके और गांव वालों से रात वाले गांव के बारे में पूछने लगे। भैया जी, यहाँ से उत्तर दिशा में कोई गांव है? रात हम वहाँ रुके थे। एक बुजुर्ग किसान ने उनकी तरफ देखा और चिंता से पूछा, बेटा तुम कहाँ रुके थे? उत्तर दिशा में। जी हाँ, एक छोटा सा गांव था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हमें खाना खिलाया, रुकने की जगह दी। बुजुर्ग का चेहरा नीला पड़ गया। हे भगवान, तुम लोग वहाँ रुके थे, ये तो बहुत बुरी बात है। क्यों, क्या बात है? बेटा उधर तो 50 साल पहले एक गांव था, लेकिन वहाँ एक भयंकर भूकंप आया था। पूरा गांव एक रात में खत्म हो गया था, सारे लोग मर गए थे। अब वहाँ तो सिर्फ खंडहर है। कैलाश और सुरेश एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। उनकी सांस तेज हो गई। क्या मतलब? लेकिन हम तो कल रात वहाँ थे, वहाँ लोग रहते थे, बात करते थे, खाना बनाते थे। बेटा ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो कोई नहीं रहता। हाँ, गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वहाँ भटकी हुई आत्माएं हैं। वे रात में राहगीरों को दिखाई देती हैं और उन्हें भ्रम में डाल देती हैं। अब दोनों दोस्तों को पूरी बात समझ आ गई कि रात उनके साथ क्या हुआ था। काका, अगर कोई वहाँ रात गुजार दे तो क्या होता है? बेटा जो वहाँ रुक जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं वह भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि वहाँ से निकल आए। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे मौत के कितने करीब से बच गए। सुरेश यार, अच्छा हुआ कि तूने रात में वो आवाजें सुनी और मुझे जगाया दिया। हाँ यार, अब समझ आया वो चाचा क्यों कह रहा था कि जो यहाँ का पानी पीता है वो हमेशा यहीं रह जाता है। अगर हमने वो पानी पी लिया होता तो
वे तुरंत वहां से अपने गांव की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर वे इस बात को सोचते रहे कि कैसे वे मौत के जाल से बच उतरे थे। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने यह पूरी घटना सभी लोगों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो जगह सच में शापित है और पहले भी कई मुसाफिर वहां जाकर गायब हो चुके हैं।